तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका कैम ग्लोब यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है ऋषिका और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं CSIR नेट केमिकल साइंस एग्जाम के बारे में। CSIR नेट एक ऐसा एग्जाम है जो कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। एक काफ़ी अच्छा एग्जाम जो सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें ये आपको सिखा देता है जब आप इस एग्जाम की तैयारी करते हो। तो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी बातें आपको पता होनी चाहिए वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे कि CSIR नेट एग्ज़ाम क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न अगर इसका समझ लिया तो आई थिंक कि पेपर भी समझ आ जाता है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से पहले उस एग्ज़ाम को पढ़ो कि क्या है वो एग्ज़ाम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये CSIR नेट एग्ज़ाम जो है वो होता क्या है। तो अल्टीमेटली जितने भी इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं और प्लस जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके लिए अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकलती है तो वहाँ पर CSIR नेट को एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माना जाता है। अगर आप CSIR नेट क्वालिफाइड हैं तो आप वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। प्लस जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर PhD होती है वहाँ अगर आप PhD के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर आप CSIR नेट क्वालिफाइड हैं देन यू आर डायरेक्टली एलिजिबल फॉर PhD। अब एक चीज़ और समझते हैं कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो अल्टीमेटली इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के पीछे गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि टीचिंग फील्ड में भी जो क्वालिटी लोग हैं वो आएँ और इस एग्ज़ाम के थ्रू आएँ ताकि ज़्यादा उनको पैरामीटर को चेक करने की ज़रूरत ना पड़े। प्लस रिसर्च फील्ड में जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये एग्ज़ाम एक बेटर ऑप्शन होता है कि आप CSIR नेट क्वालिफाइड हो। देन यू हैव टू सब्जेक्ट नॉलेज एंड यू आर एलिजिबल फॉर रिसर्च। ये जो आपका CSIR नेट एग्ज़ाम होता है इसकी बेसिकली 2 कट ऑफ निकलती हैं, पहली लेक्चररशिप के लिए और दूसरी फेलोशिप के लिए। मतलब एग्ज़ाम एक ही है लेकिन कट ऑफ 2 निकलती हैं। एक JRF और दूसरी लेक्चररशिप के लिए है। JRF की कट ऑफ जो होती है वो आपको PhD में स्टाइपेंड दिलवाती है। मतलब अगर आप PhD करने जाओगे और आपका JRF क्वालिफाइड है तो वहाँ पर आपको पर मंथ एक स्टाइपेंड मिलता है। और जो LS की कट ऑफ होती है उससे आपको अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकलती है और अगर आप LS क्वालिफाइड हो तो आप एलिजिबल हो वहाँ अप्लाई करने के लिए। अगर आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पर्टिकुलरली आ रहे हो तब। क्योंकि कुछ कॉलेजेस PhD डिमांड करते हैं और कुछ कॉलेजेस नेट क्वालिफाइड होने से भी आपको उस पोस्ट के लिए एलिजिबल मानते हैं। इनफैक्ट नेट क्वालिफाइड होना कई एग्जाम्स की कई अलग अलग जॉब्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। अब बात करते हैं कि CSIR नेट एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आपकी क्या एज होनी चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड MSc इंटीग्रेटेड BSMS BS 4 ईयर प्रोग्राम BE BTech B Pharma MBBS विथ 55% फॉर जनरल कैंडिडेट और 50% फॉर SC ST PWD एंड OBC कैंडिडेट्स। ये एग्ज़ाम जो है वो साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, पहला जून में और दूसरा दिसंबर में। मतलब साल में 2 मौके इस एग्ज़ाम के लिए आपको मिलते हैं। अगर किसी ने MSc में एंट्री ली है और अगर 6 महीने तैयारी करके वो इस एग्ज़ाम को देना चाहे तो यहाँ पर वो एलिजिबल है क्योंकि 4 अटेम्प्ट्स तो आपके पास मास्टर्स में भी होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका मास्टर्स है लेकिन अगर आप अपियरिंग में हैं MSc अगर आपकी चल रही है तो वहाँ पर भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम जो आपका क्लियर होगा तो उसके विदिन 2 इयर्स में आपको डिग्री दिखानी होती है। लेट्स सपोज़ कि आप मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में भी नेट क्वालिफाई करते हैं तो 2 साल में तो आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो ही जाएगी। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी नेट क्वालिफाइड करते हैं तो भी वो वैलिड होगा। अब अगर यहाँ पर हम बात करें एज लिमिट की तो अगर आप JRF के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज जो है वो 28 साल से कम होनी चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो। और अगर आप SC ST PWD या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपकी एज जो है वो 33 ईयर्स से कम होनी चाहिए एंड 31 ईयर्स फॉर OBC कैंडिडेट्स। अब एक बात हम यहाँ पर समझते हैं कि ये जो एज लिमिट क्राइटेरिया है ना वो सिर्फ JRF के लिए है, LS के लिए यहाँ पर कोई भी अपर एज क्राइटेरिया नहीं है। अब एक क्वेश्चन जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि अगर हमने फॉर्म भरते समय JRF के लिए अप्लाई कर दिया है और एग्ज़ाम हमने जब दिया तो हम JRF क्वालिफाई नहीं कर पाए, सिर्फ LS क्वालिफाई हुआ है हमारा, तो क्या हम LS के लिए एलिजिबल हैं? तो हाँ, यहाँ पर आप LS के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो यह है इसका एग्ज़ाम पैटर्न। अब समझते हैं कि कैसा आपका क्वेश्चन पेपर होता है। तो एग्ज़ाम जो है वो आपका ऑनलाइन मोड पर ही होने वाला है।
इसमें जो टोटल क्वेश्चन है वो 120 होते हैं, लेकिन आपको पूरे 120 क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं। यहाँ पर अटेम्प्टेशन होती है कि आपको कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर छोड़ने होते हैं। जैसे कि पहला होता है पार्ट ए, जहाँ पर आपके पास टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 15 क्वेश्चंस ही करने होते हैं अटेम्प्ट, जिनमें हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और साथ ही यहाँ पर 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और यहाँ पर आपके पास पार्ट बी में जो है वो टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और यहाँ पर भी जो मार्किंग स्कीम है वो सेम रहती है। हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स आपको मिलते हैं और हर गलत क्वेश्चन पे आपको 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब जो आपका पार्ट सी होता है उसमें टोटल आपके पास 60 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं। मतलब यहाँ पर जो है आपको जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ना, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ पर छोड़ने हैं। और इस पार्ट की जो मार्किंग स्कीम है वो कुछ इस तरीके से है कि आपको हर सही क्वेश्चन के लिए +4 मार्क्स मिलेंगे और गलत क्वेश्चंस के लिए -1 की नेगेटिव मार्किंग है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और जितनी भी बातें हमने CSIR नेट एग्ज़ाम के बारे में इस वीडियो में की हैं वो सब आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं ऐसे ही अगली एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।